हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो पीरियड में हम लोगों ने एक ग्रामर का टॉपिक लिया, शुद्ध वाक्य। और ये कंप्लीट होने के बाद एक कहानी लेखन भी हमारा टॉपिक हो गया। 2 कहानी की चर्चा हमने की। आज हम लेसन नंबर 6, हमारे टेक्स्ट बुक में से लेसन नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये पाठ की चर्चा करेंगे। इस पाठ के अंदर लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। बच्चन सरनेम से आपको थोड़ी आइडिया आएगी कि ये अक्सर कौन हो सकते हैं। तो यह है अमिताभ बच्चन के पिताजी। उनका जन्म सन 1907 और 1907 और निधन मृत्यु 2003 में हुई थी। बराबर, उनका जन्म 1907 और उनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। तो देखते हैं उनके पिताजी के बारे में, उनके साहित्य सर्जन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, देखो इसके अंदर कि यहाँ पर मेरी बीमारी श्यामा ने ली पाठ के लेखक की चर्चा करते हैं। तो हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम, एक मिनट है विद्यार्थी मित्रों, हाँ चलो। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और एक अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के अग्रज वाङ्मय पर आपने पीएचडी की। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है पर पार न जाने क्या होगा। फिर से, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का नियंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है, उस पार न जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जबान पर है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल, अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर से एक मिनट, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर से, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है, जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा है, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा को बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पतिभक्ति, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है।
तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रगटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। तो इस पाठ के अंदर विद्यार्थी मित्रों, हम सब लेखक को तो जान गए हैं कि ये लेखक कौन हो सकते हैं। ये हैं अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, और एक लेखक थे, एक शिक्षक की नौकरी करते थे, ट्यूशन क्लास भी चलाते थे, और जो आमदनी मिलती थी उनसे उनके घर का गुजारा होता था। ज़्यादा अमीर घर के नहीं थे, एकदम मीडियम वर्ग के थे। वो शिक्षक की नौकरी करते थे। पहले तो तनख्वाहें बहुत कम मिलती थी और ट्यूशन क्लास भी साथ में चलाते थे। साथ साथ में लिखने का काम भी करते थे। कहानियाँ लिखते थे, नाटक लिखते थे, आत्मकथा लिखते थे, बहुत सारी ऐसे साहित्यों का सर्जन भी उन्होंने किया है। पर उनके जीवन में भी एक बहुत बड़े दुख का प्रसंग आया कि एक बार हरिवंश राय बच्चन जी को टीबी की बीमारी हो गई। बहुत बुखार आया। बुखार 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पर महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 9 महीने चला। 9 महीने जो बुखार चला, उस बुखार ने तो बराबर झकझोर कर दिया। लेखक बुखार में भी काम किया करते थे। बीमार थे, सिर दर्द, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि तो उनको हमेशा होता रहता था, और बीमारी में भी वो हमेशा काम पे लगे रहते थे। कभी बैठने का नाम नहीं लेते थे। ऐसे ऐसे वो ट्यूशन भी कराते थे, स्कूल में भी जाते थे, पर बुखार है जो रुकने का नाम नहीं लेता है। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बहुत सारी दवाएं लिख दी, और 15 दिन की दवाइयों में ही उनका बटुआ खाली हो। बीके मुखर्जी का बराबर उन्होंने दवाई लिख दी और 15 दिन के दवाई में ही उनका बटुआ खाली हो गया। अब ऊपर से डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला, तो क्या करेंगे। लेखक ने ट्यूशन बंद कर दिया, स्कूल में जाना, स्कूल में छुट्टी थी, स्कूल में छुट्टी ले ली, तनख्वाहें नहीं आती है, तो थोड़ी बहुत जो किताबें लिखी थी उनकी बिक्री से जो पैसे मिलते थे उनकी बीमारी का इलाज करवाते थे। और इस प्रकार हरिवंश राय बच्चन जी अपनी बीमारी का इधर जो श्यामा उनकी पत्नी लगातार लेखक की सेवा में लगी रहती थी। जैसे ही लेखक को एक बात की चिंता थी। उनको ऐसा था कि क्या मैं मरने वाला हूँ, अभी तो मेरे जीवन की शुरुआत हुई है, और क्या मैं अभी मौत के मुँह में जा रहा हूँ। क्या श्यामा के जीवन में वैधव्य लिखा है। ये सारे विचार उनको झकझोर कर देते हैं, और उन्होंने निश्चय किया कि मुझे जीना पड़ेगा, कम से कम मुझे श्यामा के लिए तो जीना पड़ेगा। मैं मर नहीं सकता, क्योंकि उनके सिर पे 500 रुपये का कर्जा था। 500 रुपये का कर्जा चुकाए बिना वो मरेंगे नहीं। कम से कम श्यामा के सिर पर कर्ज छोड़कर वो नहीं मरेंगे। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, और एक नुस्खा उनको बहुत ही कारगर लगा, और जो नुस्खा उनके बचपन के साथी लड़कपन में मुक्ता प्रसाद जो थे, उन्होंने लुई कुने के पानी का इलाज जो दिखाया, और इस इलाज के द्वारा उनकी ये बीमारी ठीक हो गई। ज़्यादा खर्चा भी इसमें नहीं हुआ, और इस प्रकार वो धीरे धीरे काम पे भी इसमें जाते रहते थे। और इस प्रकार जैसे जैसे उनकी बीमारी ठीक होती गई, वो काम पे लग गए। जिस दिन लेखक एकदम अच्छे हो गए और अच्छी तरह से उन्होंने खाना शुरू किया, उसी दिन से श्यामा इतनी बीमार पड़ी कि वो ठीक न हो सकी। चाहते हुए भी श्यामा ठीक नहीं हो सकी, और अंत में लेखक के ठीक होने के बाद श्यामा बीमार पड़ी, और अंत में श्यामा खड़ी नहीं हो सकी। वो मृत्यु की शैया में चली ही गई। इस प्रकार श्यामा की पति भक्ति इस पाठ के अंदर हमें नज़र आती है, और कैसे लेखक की वो सेवा करती हैं बराबर। और लेखक को भी अपने जीवन में कैसे ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक तो बीमारी है, काम पे नहीं जा सकते हैं, नौकरी पे नहीं जा सकते हैं, ट्यूशन क्लासेस में नहीं जा सकते हैं, और ऊपर से 500 रुपये का कर्जा चुकाना है। कहाँ से लाएंगे दवाई के लिए पैसे, कहाँ से लाएंगे। ये सारी मुसीबतों का सामना करते करते लेखक ठीक हो गए, और अंत में एक बहुत बड़ा
उनको नुकसान जो हुआ वो है उनको अपनी बीमारी ठीक करने के बदले में श्यामा को खोना पड़ा। तो ये जो बहुत हमदर्दी से भरा हुआ ये पाठ है, देखो कैसे दर्दीला पाठ है लेखक के जीवन में। यानी अमिताभ बच्चन जो अभी आलीशान महल में रहते हैं, उनके पिताजी के जीवन में कैसी मुसीबतें थी, कैसे कैसे पैसे की कमी थी उनके जीवन में, वो इस पाठ में से हमें देखने को मिलती है। तो चलो ये पाठ हम लेते हैं। तो मेरी बीमारी श्यामा ने, लेखक क्या कहते हैं, मैं अपनी बीमारी को दोहराने वालों में न था। लेखक कहते हैं मैं अपनी बीमारी को दोहराने वालों में न था। कोई कोई तो क्या कहते हैं, बीमार होते हैं तो इसको कहते हैं मेरे को ये हुआ, मेरे को ये हुआ, मैं बीमार हूँ, मुझे तबीयत ठीक नहीं है, ये बहुत सारे सबको बताते रहते हैं। लेकिन लेखक जो है अपनी बीमारी को दोहराने वालों में से नहीं थे। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। लेखक को अपनी बीमारी से जरा भी डर नहीं था, निर्भय थे। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। लेखक ने शायद गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो अपराधी तो है ही। हमें जो भगवान ने शरीर दिया है अगर उसे हम ठीक नहीं रखेंगे तो हम अपराधी तो है ही। लेखक कहते हैं मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था, अपराधी को दंड देना चाहिए। लेखक इस तर्क को कुछ आगे ले गए। वो कहते हैं अपराधी को कुछ दंड तो देना ही चाहिए। आगे लेखक कहते हैं अपराधी को दंड तो देना ही चाहिए। मैं इस तर्क को कुछ आगे ले गया, अपराधी को दंड तो देना ही चाहिए, अपराधी को दंड देना ही चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जैसे लेखक कहते हैं लेखक को छोटी मोटी बीमारी होती, जैसे कौन सी बीमारी, जैसे छोटी मोटी बीमारी में जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता। जब लेखक को ऐसी छोटी मोटी बीमारी होती तो लेखक खाट पर न लेटते थे और भी अपने से काम लेता। लेखक को छोटी मोटी बीमारी होती तो लेखक खाट पर नहीं लेते थे और भी अपने से काम लेते। मुझे भरे बुट्ट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। लेखक को बहुत बुखार आता तो भी लेखक रात को ट्यूशन में जाते थे। भरे बुट्ट बुखार में भी लेखक को ट्यूशन में जाने की बात याद है। लेखक आगे कहते हैं बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वालों को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। लेखक कहते हैं बुखार में तो लेखक और जोश के साथ पढ़ाते थे। मजदूरी करके रोटी कमाने वालों को बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो लेखक कहते हैं मजदूरी करके रोटी कमाने वालों को बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बीमार पड़ेंगे तो घर पे रहना पड़ेगा। तबीयत ख़राब नहीं है इसीलिए काम भी नहीं कर सकते हैं, काम पे भी नहीं जा सकते हैं, और काम पे नहीं जाएंगे तो रोजी भी मिलेगी नहीं, और जिसकी वजह से अपने परिवार का गुजारा भी नहीं चला सकते हैं। तो लेखक कहते हैं मजदूरी करके रोटी कमाने वालों को बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। आगे लेखक कहते हैं बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। बीमारी किसकी हरमजदगी है? तो अमीरों की। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। गरीब लोगों को अपने आप को संभाल के रखना चाहिए, बीमारी को अपने पीछे लगाना नहीं चाहिए। अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक रहा। लिखने में जब लेखक लिखने का काम करते हैं, साहित्य लिखने का काम करते हैं, तो लिखते समय लेखक को ऊंचा बुखार सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगा। लिखते समय तो लेखक को ये बुखार जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाता था, हमेशा सहायक बनता, नई नई प्रेरणाएं देता और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग, ये बुखार जो है लेखक के लिए एक तरह की आग जिसे मेरी अनुभूतियों में ताप आता। ये बुखार एक तरह की आग है जिसे लेखक की अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता, और जिसके अंदर गल पिघल कर लेखक का हृदय भी ढलता। एक तरह की बत्ती जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। देखो लेखक बुखार के बारे में, लेखक को बुखार कैसे सहायक बनता था लिखते समय, उसके बारे में लेखक बोलते हैं कि लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे हर तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगा। एक तरह की आग, ये बुखार जो है एक तरह की आग है,
जो लेखक के विचार, भाव और कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। लेखक बुखार में भी लिखते रहते थे। ये बुखार लेखक को कभी भी लिखने के काम में बाधा या रुकावट नहीं बनता था। ये एक तरह की आग, लेखक कहते हैं, ये ऊंचा बुखार मुझे हर तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। ये बुखार लेखक के लिए एक तरह की आग है, जिससे लेखक की अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर लेखक का हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव और कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। ये ताव जो है एक प्रकार की गर्म भट्टी पता है ना आपको, एक प्रकार की भट्टी है जो लेखक के विचार, भाव और कल्पनाओं को गल पिघल कर कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अद बढ़ाकर लिखता था। ये तो लेखक कभी नहीं कहेंगे कि बुखार के समय में भी लेखक अद बढ़ाकर लिखते थे। पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। ये लेखक कहते हैं कि मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि बुखार में भी मैं अद बढ़ाकर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते। हल्के बुखार में तो लेखक के सारे काम आसानी से हो जाते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता, कोई लेखक का बदन छूकर कभी कहता था कि भाई तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब दे देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। तो देखो, बुखार में भी लेखक लिखने का काम करते थे। लेखक ये मानते हैं कि लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे कभी भी लिखने में तो ऊंचा बुखार हर तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की भट्टी, एक प्रकार की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव और कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। लेखक कहते हैं ये बुखार जो है एक प्रकार की भट्टी जो मेरे विचार, भाव और कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अद बढ़ाकर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बनता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम आसानी से हो जाते थे। कोई बदन छूकर मुझे कहता कि भाई तुम्हें तो बुखार है, तो मैं झट से जवाब दे देता कि भाई बुखार भी है और मैं भी हूँ। लेखक यही जवाब देते, बुखार भी है और मैं भी हूँ। लेखक आगे कहते हैं, शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। लेखक क्या कहते हैं, किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में क्या कहा था? किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में कहा था कि इधर से देखेंगे, किपलिंग ने यहाँ से अंडरलाइन, शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था। कभी कभी उसे बुखार में भी, यहाँ से शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में कहा था कि शायद कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। यहाँ तक बुखार में जब वो होते थे और भी अच्छी कहानियाँ लिखते थे। लेखक कहते हैं, बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं है। चलो, किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा था ये प्रश्न पूछा जाता है, तो जवाब मैंने अंदर में ये काउंस किया है, वो बराबर पढ़ लेने का। किपलिंग ने आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी मुझे बुखार में भी काम करना पड़ता था और वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। लेखक कहते हैं, बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, मैंने जो लिखा वो कैसे बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टानें, याद रखना, लेखक को प्रसंगवश याद आ गया कि अपनी दो चट्टानें की दो, आगे देखते हैं, चट्टानें की दो सबसे बड़ी कविताएं, सबसे बड़ी दो चट्टानों की वो सबसे बड़ी कविताएं शांतरम के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरक्स हनुमान, ये दोनों कविताएं का नाम है। दो चट्टान अथवा सिसिफस बरक्स
हनुमान। ये फिर से लेते हैं। तो प्रसंग से उन्हें याद आ गया कि अपनी दो चट्टाने की सबसे बड़ी कविताएं शांतरम के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने के बाद और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरक्स हनुमान मैंने प्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। प्लूरिसी दांतों की बीमारी होती है, प्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। फिर से लेखक ने दो चट्टानों की सबसे बड़ी कविताएं जो शांतरम के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने के बाद और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरक्स हनुमान, ये लेखक ने कौन सी बीमारी में लिखी थी? तो प्लूरिसी की बीमारी में पढ़े पढ़े लिखी थी। ये याद रखने का है, प्लूरिसी की बीमारी में ये कविताएं लेखक ने लिखी थी। तो लेखक आगे कहते हैं, बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी। लेखक कहते हैं बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था मुझे बीमारी पराजित नहीं करती थी, मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था। लेखक कहते हैं मैं ही अपनी बीमारी को जीत से पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? एक दिन, दो दिन? लेखक कहते हैं आगे, विश्राम तिवारी कहा करते थे, मोस्ट टाइम क्वेश्चन, विश्राम तिवारी कहा करते थे। यहाँ से विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागी। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। यहाँ तक बराबर, यहाँ तक। यहाँ से विश्राम तिवारी कहा करते थे, मोस्ट टाइमली क्वेश्चन, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। अगर हमें कोई भी परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना है, काम करते रहेंगे तो बुखार सुखार सब भाग जाएगा। अगर लगे रहेंगे तो हर एक परिस्थिति भी अपने वश में हो जाती है। तो लेखक यहाँ पर दो चट्टान, जिसकी दो कविताएं, दो चट्टान में दो कविताएं, एक नाम है दो चट्टान, दूसरा है सिसिफस बरक्स हनुमान। ये दो कविताएं लेखक ने प्लूरिसी की बीमारी में पढ़े पढ़े लिखी थी और लेखक ने अपनी जीत से बीमारी को भी पराजित कर दिया था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? लेखक कहते हैं विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। लेखक ने अपने प्रयोग से सिद्ध किया, काम के पीछे बुखार भागे। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, लेखक कहते हैं कि लेखक को बचपन से ही छोटी मोटी बीमारियां होती रहती, जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम, सिर दर्द आदि तो हमेशा उनको होता ही रहता। लेखक बुखार में भी बहुत अच्छा लिखते थे। बुखार उनको कभी भी परेशान नहीं करता था, आराम तो कभी करते ही नहीं थे, कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। बुखार में तो और भी अच्छी तरह से वो लिखते थे। बुखार हमेशा उन्हें सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक बना। ये बुखार जो उनके लिए एक प्रकार की भट्टी, जिसमें गल पिघल कर लेखक की भावनाओं को और भी तेजी मिलती। लेखक आगे कहते हैं, यह बुखार मामूली न था। लेखक को जो अभी बुखार आया है, ये बुखार मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था। ये बुखार जो है वो बुखार मामूली तो नहीं था। ये बुखार का तूफान जो है लेखक को पिछले 9 महीने से झकझोर करता था। ये बुखार जो लेखक को आ रहा है वो मामूली नहीं था। ये बुखार लेखक को पिछले 9 महीने से झकझोर करता था, परेशान करता था। और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझे दे गया था। ये बुखार लेखक को कितने महीने से आ रहा है? 9 महीने से। और शांत होने से पहले, ठीक होने से पहले बहुत बड़ा विध्वंसक झटका लेखक को दे गया था। स्कूल बंद था। लेखक को देखो, अब लेखक अपनी कहानी बता रहे हैं। लेखक को जो बुखार आ रहा है वो 9 महीने से आ रहा है, लेकिन ये बुखार ठीक होने से पहले एक बहुत बड़ा झटका लेखक को दे गया जो बहुत भारी था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। लेखक एक तरफ से स्कूल भी बंद था, लेखक ट्यूशनों पर जाते थे। उसकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। ट्यूशनों की आमदनी की लेखक को ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। किताब लिखते थे, उसकी बिक्री भी अभी नियमित नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े था। याद रखने का, लेखक के सिर पे 500 रुपये का कर्जा था। कर्ज सिर पर चढ़े था। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गया। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। लेखक को कैसा बुखार था देखो। लेखक स्कूल तो बंद था, अभी ट्यूशनों पर लेखक जाते थे। उनकी आमदनी की लेखक को ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी।
कर्ज सिर पे चढ़ा था। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला और ऐसे करते करते बुखार 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 में जुलाई महीना आ गया। अब बुखार के साथ लेखक को ट्यूशन पर ही नहीं जाना था, बल्कि साथ साथ स्कूल में भी दिन भर पढ़ाना था। बुखार का नमूना वही। लेखक को कैसा बुखार आता था? बुखार का नमूना वही। देखो यहाँ पर, एक मिनट हम बच्चे बताती हूँ। बुखार का नमूना वही। यहाँ से बुखार का नमूना वही। सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री से 102 डिग्री के बीच। शाम को देखो बुखार का नमूना क्या था? तो बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री से 102 डिग्री के बीच। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, दिन दिन कमजोरी बढ़ती हुई। कभी कभी धीमी खांसी। दवा शौकिया दवा बाटूं, एक होम्योपैथी कर रहा था। दवा किसकी कर रहे थे? होम्योपैथी की दवा कर रहे थे। कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया है? तपेदिक यानी टीबी, याद रखना, तपेदिक यानी कि टीबी। कभी कभी लेखक सोचते थे, क्या मुझे तपेदिक हो गया है? हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। अगर मुझे टीबी हो गया है तो एलोपैथी का इलाज तो मेरे बूते के बाहर है, यानी कि मेरी हैसियत से बाहर है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इलाज करवा सकूं, टीबी का इलाज करवा सकूं। लेखक कहते हैं, क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसीलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। एक दिन श्यामा ने लेखक को कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं, अपनी जांच करवा लूं। आगे उन्होंने एक दिन श्यामा ने लेखक को कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी जांच करवा लूं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया यानी अपनी बात मनवाने के लिए प्रयत्न करना, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊं, फिर से, मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। देखो लेखक टाल मटोल करते हैं क्योंकि लेखक के पास इतने पैसे नहीं है। डॉक्टर BK मुखर्जी का जो उपाय है, वो जो दवाई देंगे वो बहुत ही महंगी होगी और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो डॉक्टर BK मुखर्जी से अपना इलाज करवा सके। लेखक ने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी, ऐसा श्यामा ने कह दिया। तो आगे ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। डॉक्टर BK मुखर्जी से जांच करवा ली। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि उनके ऊपर क्षय का आक्रमण हुआ है। उन्होंने नुस्खा लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर आराम करने के लिए कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। ये जो उपाय मौत का परवाना लगा। लेखक कहते हैं, क्या मेरी विदा का समय आ गया? लेखक को पड़े पड़े आराम करते करते ये सारे विचार आने लगे। क्या मेरे मौत का समय आ गया? मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही, लेखक क्या क्या सोचते हैं, क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? क्या मेरी ज़िंदगी में इतने ही दिन थे? इतने ही दिनों के लिए मैं आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम और संघर्ष करने, बस इतना ही श्रम संघर्ष करने आया था? इतने दुख संकट उठाने आया था? प्रश्नार्थ चिन्ह है। देखो लेखक क्या क्या कहते हैं। ये नुस्खा लेखक को मौत का परवाना लगा। लेखक मन में नेगेटिव सोचने लगे। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने आया था? इतने दुख संकट उठाने आया था? बस इतना ही? स्वागत के ही साथ साथ विदा की होती देखी तैयारी। अपने जीवन में हमने जीवन जीने की शुरुआत की
तो जीवन जीने के स्वागत के साथ साथ मेरी विदा की तैयारी होते हुए मुझे दिखाई देने लगी। आगे, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी। लेकर कहते हैं स्वागत के ही साथ मैंने अपनी विदा यानी कि यहाँ से जाने की तैयारी होते हुए देखी। बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन की मधुशाला खुलते ही बंद होने लगी, ऐसा एहसास लेखक को होने। अभी तो मैंने जीवन जीने की शुरुआत की और अभी विदा होने का समय आ गया। अभी तो स्वागत हुआ और अभी जाने की तैयारी भी होने लगी। और लेखक कहते हैं बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन की मधुशाला खुलते ही बंद होने लगी। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? लेखक कहते हैं क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं ही कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा था? सबसे मर्मवेदी प्रश्न यह था कि क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य विधवा होना भी लिखा है? तो यहाँ पर लेखक बीमार 1 दिन नहीं, 10 दिन, 20 दिन नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 9 महीने चला। उसने तो बुखार ने तो लेखक को झकझोर कर दिया। और बुखार का नमूना वही 101 डिग्री से लेकर 102 डिग्री तक। और लेखक को कभी कभी धीमी खांसी आने लगी और बुखार और कमजोरी दिन दिन बढ़ने लगी। पूरा दिन शाम को बुखार आता था। लेखक BK मुखर्जी को दिखाते हैं और जांच करवाते हैं और उन्हें ये भय था कि लेखक को टीबी का रोग क्षय यानी कि टीबी की बीमारी है। और वो भी श्यामा के कहने पर वो डॉक्टर को दिखाने गए, क्योंकि लेखक के पास इतने पैसे नहीं हैं कि लेखक को वो बड़े डॉक्टर को दिखा सके। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ से बाकी रखते हैं। अगला आधा लेसन यहाँ पर छोड़ते हैं, बाकी लेसन हम अगले वीडियो पीरियड में लेंगे। ओके, थैंक यू।